नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू को ही क्यों चुना। मैं इस सवाल के उत्तर तक आने से पहले यह बता देना चाहता हूं कि मैंने सवाल यह क्यों किया है कि नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू को ही क्यों चुना। यह सवाल क्यों नहीं किया कि एनडीए ने या फिर भाजपा ने राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं चुना। आप सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, हर कोई द्रौपदी के चुनाव के लिए, चयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही धन्यवाद कर रहा है। खुद उन्होंने भी अपने चयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। और आज की तारीख में नरेंद्र मोदी ही भाजपा है और भाजपा ही नरेंद्र मोदी है। इसीलिए मैंने भी सवाल यही किया है कि आखिर नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का चयन क्यों किया। आइए अब इस सवाल के उत्तर की खोज पर चलते हैं। पहली बात, कहा जा रहा है कि ओडिशा की आदिवासी नेता और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी को इसलिए राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है ताकि आदिवासी वोट को बीजेपी के पक्ष में लुभाया जा सके। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि यह सोचने से पहले आप लोक नीति सीएसडीएस नेशनल इलेक्शन स्टडी 2019 को एक बार जरूर देख लीजिए। इस सर्वे में पता चलता है कि 44% आदिवासियों ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए वोट किया है और केवल 31% एसटी वोट ही कांग्रेस को मिला है। और आदिवासियों का यह वोट केवल कुछ प्रदेशों तक सीमित नहीं है, यह देश में हर क्षेत्र में इसी तरह का ट्रेंड है। यह पूरे देश में भाजपा के पास गया है। इसी सर्वे में एक बात और सामने आई है, हाल के वर्षों में आदिवासियों के बीच मतदान प्रतिशत में जबरदस्त वृद्धि हुई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 72% आदिवासियों ने मतदान किया है, जो राष्ट्रीय मतदान के औसत यानी 62% से कहीं अधिक है। इससे दो बातें साबित होती है, एक, आदिवासी वोटर पहले से ही भाजपा के पास है और दूसरा, आदिवासी वोटर लोकतंत्र के महान पर्व चुनाव में भागीदारी के लिए भी जागरूक है। इसके बाद भी कुछ हद तक यह कहा जा सकता है कि आदिवासी वोटर को अपने पास रोके रखने के लिए भाजपा ने द्रौपदी को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। लेकिन क्या यह पूरी तस्वीर है? आइए आगे बढ़ते हैं और 3 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उत्तर प्रदेश के अपने गांव के दौरे के दौरान दिए गए भाषण को देखते हैं। ध्यान दीजिए, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा था, प्रधानमंत्री जी, मैं और पूरा उत्तर प्रदेश हमारे लोकतंत्र की सर्वसमावेशी शक्ति के प्रति आपकी निष्ठा का उसी दिन कायल हो गए जिस दिन इस राज्य के एक गरीब परिवार में जन्मे मुझ जैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी देने की पहल आपने की। इस बात पर गौर कीजिए, रामनाथ कोविंद ने इन वाक्यों के जरिए 2 काम कर दिए। एक, राष्ट्रपति बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और दूसरा, अपनी गरीबी और निम्न वर्ग की दुख भरी कहानी भी कह गए। इससे संदेश गया कि नरेंद्र मोदी से पहले किसी ने गरीबों और निम्न वर्ग के बारे में सोचा नहीं है, कुछ किया ही नहीं है। आप गौर कीजिए, राजनीति नैरेटिव से चलती है। नरेंद्र मोदी के लुटियंस दिल्ली में आने से पहले यह माना जाता था कि यह जोन केवल अंग्रेजी बोलने वाले तथाकथित कुलीन और शहरी एलीट क्लास के लिए आरक्षित है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने लुटियंस दिल्ली में प्रवेश के साथ ही पुराने नैरेटिव के सामने एक नया नैरेटिव खड़ा किया और वह यह कि एक चाय बेचने वाला यहां तक पहुंच सकता है। इसीलिए अब लुटियंस दिल्ली, जहां पर बड़े बड़े भवन हैं, उनमें से एक राष्ट्रपति भवन भी है, अब यह केवल कुलीन समाज की जागीर नहीं है, यह गरीब गुरबों की सीधी पहुंच में है। दरअसल यह एक सपना है जो लुटियंस दिल्ली से दूर देश के हर हिस्से में अपने बेजान से घरों में बैठे असहाय गरीबों की आंखों में बस जाता है। और जब यह सपना उनकी आंखों में बस जाता है और उस वक्त राहुल गांधी को शहजादा और जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेजों के समर्थक एक कुलीन प्रधानमंत्री के तौर पर पेश किया जाता है, तो कमाल हो जाता है। इसे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं। आपको मेरी बातों को सुनते हुए समाज के अच्छे घरों में रहने वाले कुलीन और असहाय जीवन जीने वाले, बेजान घरों में रहने वाले
गरीबों के समीकरण को समझना होगा। इसीलिए आप जब भी अपने आप से यह सवाल करें कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को क्यों राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है, तो 3 शब्दों को जरूर जेहन में लाइएगा। एक महिला, दूसरा आदिवासी और तीसरा गरीबी। आप खुद को उत्तर के एकदम समीप बैठा हुआ पाएंगे। आप एक बात को समझिए, जनता नेता के यह कहने पर कभी वोट नहीं करती है कि आप मुझे वोट करो, मैं आपका भला करने के लिए इस मंच पर आकर खड़ा हुआ हूं। बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह के वादों पर वोट करते हैं। वोट के लिए समाज के मनोभाव में तरंगे पैदा करनी बहुत जरूरी होती है, और मनोभाव गुस्सा, घृणा, प्रेम, ममता, त्याग, नफरत, अपनत्व के साथ साथ और भी कई सारे शब्दों के इर्द गिर्द रहता है। यह आपकी आजादी है, आप किस मनोभाव को चुनते हैं और आगे बढ़ने का काम करते हैं। यह सीधी आंखों से ना दिखने वाला समीकरण है। ऐसा नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू के चयन के लिए और इसके पीछे कोई सीधा सा दिखने वाला समीकरण नहीं है, वो भी है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि मायावती ने भी कह दिया है कि वो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करती है। लेकिन इसके अलावा भी कई सारी बातें हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है। आप एक बात पर और गौर कीजिए, राष्ट्रपति पद के लिए 2 आदिवासी महिलाएं भाजपा की पसंद थी, एक अनुसुईया उइके और दूसरी द्रौपदी मुर्मू। लेकिन भाजपा ने अनुसुईया के बजाय द्रौपदी को चुना। आखिर क्यों? क्योंकि राजनीति 2 तरीके से काम करती है, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के लिए दोनों नाम फिट है क्योंकि दोनों आदिवासी है, लेकिन डायरेक्ट समीकरण के लिहाज से द्रौपदी ज्यादा सही उम्मीदवार है। पहली बात, द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की रहने वाली है, जबकि अनुसुईया मध्य प्रदेश की रहने वाली है। द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाए जाने से उड़ीसा का वोट बीजेपी के लिए पक्का हो गया है, उनके लिए पक्का हो गया है, द्रौपदी के लिए पक्का हो गया है। अगर अनुसुईया को उम्मीदवार बनाया जाता तो हो सकता था नवीन पटनायक दाएं बाएं अगल बगल झांकते, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। किसी भी राज्य के लिए राष्ट्रपति बनना गौरव की बात होती है। यह परसेप्शन पॉलिटिक्स है और परसेप्शन की राजनीति से किनारा करके कोई भी पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती है। इसीलिए नवीन पटनायक ने बिना देर किए झट से समर्थन का ट्वीट कर दिया। और भी कई प्रदेशों में इसी तरह की हलचल है। इसी के साथ अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी बहुत सारे सामने दिखने वाले मोर्चों के साथ साथ पिछले 8 साल से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर भी फोकस कर रहे हैं। वो चाहे रामनाथ कोविंद और द्रौपदी के जरिए गरीब गुरबों से जुड़ी हुई बात हो, वो चाहे 3 तलाक के जरिए मुस्लिम महिलाओं से जुड़ी हुई बात हो, और भी कई सारे उदाहरण पेश किए जा सकते हैं। और नरेंद्र मोदी अपनी इस राजनीति पर आंच नहीं आने देते हैं, और जैसे ही उनकी राजनीति की लक्ष्मण रेखा को कोई नुपुर शर्मा लांघती है तो वो एक बड़ा सा ब्लॉग लिखते हैं और उसमें अब्बास का जिक्र करते हैं। अब्बास का जिक्र कोई साधारण बात नहीं है, कोई साधारण घटना नहीं है, यह असाधारण बात है जिस पर बात किसी अन्य वीडियो में करेंगे। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।